हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आप सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आशा करती हूँ। अब चूंकि एग्ज़ाम होना ही है और अब आप लोग कुछ भी ध्यान मत रखिए बस, और अपनी पूरा फोकस अपनी एग्ज़ाम पे रखिए और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, नेगेटिव मत होइए। जो होगा अच्छा होगा और अच्छे के लिए ही होगा। हो सकता है इस बार आप लोगों के लिए पॉजिटिव कुछ हो कि कोरोना की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पेपर नहीं दे पाएंगे और उसका फ़ायदा हो सकता है आपको मिले और इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये आपको नेगेटिव नहीं लेना है बल्कि और पॉजिटिव ही लेना है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और अब हम देखेंगे कि हमें पेपर में, आपने अभी तक जो तैयारी की है अच्छी बात है, मैंने जो कुछ टॉपिक बताए हैं उनको देख लीजिए। और भी आप लोगों ने जो अभी तक तैयारी की है और सबका अच्छा रिवीजन कीजिए। अब कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस जो आपने पढ़ा है उसी को बहुत अच्छे से बार बार रिवाइज कीजिए और कूल माइंड रखिए, काम रखिए। और क्या करना है क्या नहीं करना है, बस मेन मकसद ये है वीडियो में देखने का कि आपको एग्ज़ाम टाइम में पेपर सॉल्व करते टाइम क्या क्या ध्यान रखना है। आप पढ़ाई कितनी भी अच्छी कर लो, कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि जिस बार मैंने बहुत अच्छी तैयारी हुई थी उस बार मेरा पेपर बिगड़ गया, और जब अच्छी तैयारी नहीं थी तो उस बार सिलेक्शन हो गया। ऐसा होता है। तो आप एग्जामिनेशन हॉल में कैसा अटेम्प्ट करते हैं, कैसा आप करके आते हैं, पूरा सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब तक आपने क्या पढ़ा कोई मायने नहीं रखता है, बट आपको मूड अपना बहुत अच्छा फ्रेश रखना है। और ये बार बार आपको पता है, फिर भी मैंने एक एग्जांपल देके कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनको आपको ध्यान देना ही है कि कहाँ हमें गलती नहीं करना है। पूरा टोटल 200 नंबर का होगा, आपको पता ही है। 100 क्वेश्चंस रहेंगे, तो आपको कितने 2 घंटे का टाइम है, टाइम निर्धारित कीजिए अपने आप को। और आपको माइनस मार्किंग होना है तो पूरे पेपर सॉल्व करने के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि जो पूरा पेपर करते हैं उनका कभी सिलेक्शन नहीं होता है, ये आप ध्यान रखिए। सिर्फ इस बार कट ऑफ जो गया है 50% से भी कम गया है, 98 गया है कट ऑफ। 200 में से 98 मार्क्स ओनली। इसलिए आपको ध्यान रखना है, यदि आप 40 क्वेश्चन जा रहे हैं, आज तक कोई टॉपर ऐसा नहीं हुआ है जितने लोगों का सिलेक्शन होता है 40 से ज़्यादा किसी को भी नहीं बनते हैं क्वेश्चन। तो आपसे नहीं बन रहे हैं तो आप ये मत सोचिए, क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चन का लेवल ही ऐसा होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आपसे 30 या 40 तक ही आप सही कर पाएंगे, आपको लगेगा कि ये सही है। और आप यदि 40 तक पहुंच जाते हैं तो आपको 60 से आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं सलाह दूंगी कि 60 से आगे आप बिल्कुल भी मत जाइए, इवन क्योंकि 50 में आपका सिलेक्शन हो रहा है और इस बार भी कट ऑफ 50 से कम ही जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स कम रहेंगे, कंपटीशन कम ही जाएगा। अभी जो गया है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि कट ऑफ जो जाएगा वो 98, 99 या 100, बस इतना ही जाना है। तो आपको टारगेट लेके चलना है 60%, बस इससे ज़्यादा आपको पेपर नहीं करना है। क्योंकि आप यदि ज़्यादा करेंगे तो भले ही वो आपके हिसाब से सही होगा, लेकिन आप घर आके चेक करेंगे वो गलत हो जाएगा और आपको एक एक क्वेश्चन का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मेरे साथ भी कई बार मेरे अटेम्प्ट में ऐसा हुआ है कि सिर्फ एक नंबर से मेरा रह गया और नहीं हो पाता था। और जब मैंने बहुत अच्छे से किया तो हुआ, और प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों ही क्रॉस करे। बट यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि क्या क्या माइन्यूट चीज़ें जो है, आपको सबसे पहले तो कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है ये आप मन में डिसाइड कर लीजिए। सबसे पहले एक बार आपको पूरा पेपर देखना है, क्या आ रहा है। आप कोई टेंशन मत लीजिए आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, बस ये सरसरी निगाह से आपको पूरे क्वेश्चंस देखना है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। फिर आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छा बनता है, जो आपको अच्छे से आता है, बस उसको सॉल्व कीजिए और डायरेक्ट ट्रिक कर दीजिए। आपको बाद में टाइम नहीं मिलता है तो गोला भी आपको तुरंत भर देना है, अदरवाइज बाद में कई बार ऐसा होता है आप पेपर में तो कर लेते हो बट सीट पे नहीं भर पाते हो। तो आप डायरेक्ट करते जाइए और पेपर भी भरते जाइए। और कुछ चीज़ों का ध्यान देना है, आपको 70 से ऊपर तो जाना ही नहीं है। 70 से ज़्यादा यदि आप करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं ये बताती हूँ। यदि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं तो, और आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, सिर्फ तुक्का लगाना है, तो फिर तो आप कितने भी कर दीजिए, कोई मायने नहीं रखता। तो तुक्का की फिर वो अलग टेक्निक होती है कि फिर तो आपको आपके हिसाब से तुक्का की टेक्निक भी होती है, पर उसमें भी तुक्का कैसे लगाना है। आपके यदि 40 अच्छे हो जाते हैं तो इंटेलिजेंस जो होता है, इंटेलिजेंटली गेसिंग करना चाहिए। जो तुक्का भी होता है वो बहुत ही साइंटिफिक होना चाहिए। अभी मैं बताऊंगी कि कैसे तुक्का लगाना है और किस क्वेश्चन को ना आते हुए भी आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे ये है
1927 की, ये 2017 का पेपर है, हो सकता है इसमें से क्वेश्चन आपको फंस जाए, इसलिए ये मैंने पेपर एग्जाम्पल के लिए लिया है। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, ये एग्जैक्ट मतलब फैक्चुअल चीजें हैं जो कि आपको पता होगी। ठीक है, अब आपको यदि नहीं भी आता है तो जैसे ये है, आपको जो आंसर है, इसका आंसर डी है, यहाँ गलत लिखा हुआ है, भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना, ये इसका आंसर है। तो यदि आपको नहीं पता है कि बटलर कमेटी किससे रिलेटेड थी, तो आपको ये ध्यान देना है कि इन 3 चीज़ों में से आपको क्या आ रहा है, ये एलिमिनेट करना है कि आप यदि 3 हटा देंगे, यदि आपको ऊपर की 3 चीज़ें पता है और वो नहीं भी आंसर पता है और 2 तक भी आप पहुंच जाते हैं, तो 50-50 में फिर आप चांस ले सकते हैं। 2 ऑप्शन यदि बचते हैं एलिमिनेशन में, तो आपको 100% अटेम्प्ट करना चाहिए और वो आपका सही हो जाएगा। उसमें भी क्या है, किसको सुनना है, तो अंतरात्मा की जो होती है, एथिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए और उसको सिलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें ये भी देखना है उद्देश्य क्या था। यहाँ तो सिंपल पूछा गया है। अब ये है किससे, कभी कभी समाचारों में दिखाए जाने वाले घरेलू अंश आवश्यकता है, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट पद का संबंध किससे है, तो ये किससे है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो करंट के रहते हैं कि टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं, तो वो तो आपके एज इट इज पढ़े हुए रहेंगे। और क्या है और क्या नहीं है, ये भी हमें बहुत ध्यान देना है कि है पूछा है, पॉजिटिव पूछा है या नेगेटिव पूछा है, इस पे आप बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई बार आपको आते हुए भी जल्दबाजी में हम नहीं देख पाते हैं कि इसमें से क्या नहीं है। ये पूछा गया है कि क्या है, ये पूछा गया है। अब जैसे यहाँ देखिए, आप ये ऑप्शन दिए हैं, परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में आवधिक रूप से किए जाते हैं और विखंडनीय सामग्रियों पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का एक अंग है। तो अब इसमें से कौन कौन से सही हैं, ये यहाँ पे पूछा गया है, कौन कौन से सही हैं। अब यदि आपको नहीं पता है कि आपने सही है या गलत है, ये बहुत ध्यान है, सही है या सही नहीं है, इस पे आपको बहुत ध्यान देना है। आप सबसे पहले इस पे सर्कल ही बना लीजिए, जहां जहां पूछा जा रहा है सही है या सही नहीं है, वहां पे आप सर्कल लगा लेंगे, बहुत फायदा रहेगा। क्योंकि आपका एक क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हो जाना है, आप कितना ही अच्छे पढ़ के जाइए, बट एक क्वेश्चन हो जाता है, आते हुए भी गलत होता है। और तो इस पे ध्यान दीजिए। एंड निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सम्मिलित हो सकता है। अब जैसे ये है, तो कोई सी भी योजना पूछी जाती है तो यहाँ पे हो सकता है या नहीं हो सकता है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा एक और कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। ये देखिए, यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है, मतलब कौन सा भारत की उद्देशिका में शामिल नहीं है। ये कुछ और ऐसे जो शब्द होते हैं, यदि आपको हिंदी में समझ में नहीं आते हैं और हिंदी मीडियम में, तो इंग्लिश में एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि इंग्लिश में उसका एक ही मीनिंग होता है और समझ में आ जाता है। विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता, इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको ये जरूर देखना है कि क्या पूछा जा रहा है। आपको पता रहेगा विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक, ये सब चीजें दी रहती है। तो विश्वास की स्वतंत्रता है ना, हम भारत के लोग, भारत को एक तो आप जो उद्देशिका है उसको एक बार रिवाइज करके जाइए, एक बार अभी आज ही रिवाइज कर लीजिए अभी। और क्योंकि जो उद्देशिका है फंडामेंटल राइट है और डीपीएसपी है, इनसे तो क्वेश्चंस आना ही, आपसे 4 से 5 क्वेश्चन यहीं से आ जाना है कॉन्स्टिट्यूशन में, आप ध्यान रखिए। और पॉलिटी से क्वेश्चन आएंगे, इस बार ज़्यादा आने वाले हैं, इसलिए पॉलिटी का रिवीजन अच्छे से कर लीजिए। करंट के तो मैंने टॉपिक बता ही दिए हैं, बाकी ये जो स्टैटिक पोर्शन है इनको भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और इनमें जैसे ये है नहीं है, तो इस पे आपको जरूर फोकस करना है कि क्या नहीं है। मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको पता है, उसके बाद भी हम जब सॉल्व करते हैं तो कई स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। अब यहाँ पूछा गया है कौन सा है। अब आपको ये भारतीय गुणवत्ता परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा है और कौन सा नहीं है। अब ये पूछा गया है यहाँ पे, भारत के लघु वित्त बैंकों को स्थापित करने का क्या प्रयोजन है। तो ये जो प्रयोजन या उद्देश्य से रिलेटेड होते हैं, ये कोई फैक्चुअल चीजें नहीं होती हैं, इनमें आप थोड़ा सा लॉजिक भी लगा सकते हैं। तो लॉजिक लगाने से ये बहुत ही अच्छे से हो जाते हैं, क्योंकि इनमें
कई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको, जैसे केवल, मात्र या कुछ ऐसे जिस सेंटेंस में यूज किया जा रहा है उनको हमें नहीं यूज करना है। विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। अब जो भारत के लघु वित्त बैंक हैं उनका जो है, उनका क्या है, विशेषतः भारत के इनमें कहीं पे भी नहीं है, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं तो केवल ग्रामीण क्षेत्रों में है क्या, शहरी क्षेत्रों में भी है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको लॉजिक से ही और सॉल्व किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ इस टाइप के एकीकृत ये जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से किसके होने की सर्वाधिक संभाव्यता है, मतलब इनमें से सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी किसकी है, ये पूछा गया है। तो ऑनलाइन भुगतानों के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यकता नहीं होंगी। ये आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनमें ये लगता है कि इनमें से कंफ्यूजन होता है कि सभी एक जैसे दिख रहे हैं, तो उनमें आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे केवल, एकमात्र या ओनली वन इस टाइप के कुछ है तो उनको आपको नहीं लेना है, क्योंकि वो गलत हो जाते हैं। और वहीं आपको ध्यान देना है इस बार उस पर्टिकुलर टॉपिक को, उस सेंटेंस को आपको 2 या 3 बार अच्छे से ध्यान देना है कि वो है या नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये एक क्वेश्चन तो इस टाइप से आना ही आना है, और ये आप लोगों ने नहीं किया है तो कर लीजिए। जो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष है उसका जो सीक्वेंस है, कौन कौन सी घटना कब घटित हुई, यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल ही बनता है। तो एक बार आप रिवीजन कर लीजिए, किसी भी लूसेंट या किसी भी बुक से एक बार ट्राई कर लीजिए। बस 5-10 मिनट लगेंगे आपको, कि सीक्वेंस आपको याद रहेगा ना तो आप क्वेश्चन में एलिमिनेट कर पाएंगे। और ये क्रम से जमाने वाला जो आता है एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे बन जाएगा। इनमें से घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको सही कालानुक्रम में लगाइए। अब यहाँ पे भी आपको ये बात ध्यान देना है कि क्या पूछा जा रहा है, बाद से पहले या पहले से बाद। यहाँ पे भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि पहले कौन सी घटित हुई और बाद में, तो इनका बढ़ते हुए क्रम में पूछा जा रहा है या घटते हुए कुछ क्रम में पूछा जा रहा है। तो कुछ इस टाइप से भी आपको ध्यान रखना है। और बाकी कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ये फैक्चुअल डायरेक्ट क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है। तो आप ये मत सोचिए कि जो हमेशा पूछा जाता है वही क्वेश्चन आएगा कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पे जो है वो, अब ये सभी मिलते जुलते हैं, नागरहोल, राष्ट्रीय उद्यम, सत्यमंगला, बट करंट में कौन सा रहा है ये आपको ध्यान रखना है। आंसर वही होगा जो करंट में रहेगा। भले ही आपको मिलते जुलते लगते होंगे कि ये तो सभी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाटों के बीच में संपर्क के लिए हैं, या यहाँ पे तो नीली वो जो इलायची की पहाड़ियाँ और वो जो पहाड़ियाँ हैं उनको दिया ही नहीं है। तो ये जो नल्ला मल्ला वन, नागरहोल, राष्ट्रीय उद्यान, ये कुछ अलग टाइप के टॉपिक है। तो आप ध्यान रखिए कि इनमें से कुछ ना कुछ ये करंट में रहे हैं। तो अगर आपने पढ़ा है कहीं पे कि करंट में वो है और आपके ऑप्शन में आ जाता है तो आप उसी पे टिक कीजिए, क्योंकि आपका आंसर वही होगा। और एक ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये एक तो क्वेश्चन इंडेक्स से आना ही है। तो आप एक बार वर्ल्ड बैंक की और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, इनकी जो इंडेक्स हैं उनको जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनते हैं। ये विश्व आर्थिक मंच WEF और जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इस बार के लिए WTO भी इम्पोर्टेंट है। WHO, क्योंकि ये कोविड की वजह से भी वो रहा है, तो WHO को आप एक बार उसकी जो इंडेक्सेस है उनको देख लीजिए, क्योंकि कम ही है तो वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हर बार WEF से ही पूछा जाता है एक क्वेश्चन। तो इसका इस बार आप ध्यान रखिए, हो सकता है आपका यही आ जाए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप याद रखिए, जी 2 जी रहेंगे, विश्व आर्थिक मंच। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए इस बार। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, एक इंडेक्सेस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और कुछ मैंने आपके लिए, ये आपको समझ में नहीं आएंगे, हालांकि बहुत रफ लिखा हुआ है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये लास्ट टाइम रिवीजन के लिए शॉर्ट में मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे।
तो जो रियो 92 था वो ब्राज़ील में हुआ था, क्योंकि कहीं पे एनवायरनमेंट में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें आपको एक ना एक ऐसा मिल जाएगा कि इनसे आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपको यदि ये फैक्ट पता होंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जो रियो हुआ था उसमें कौन कौन से शामिल थे, जो UNFCCC एजेंडा 21 जो है सतत विकास से रिलेटेड है, और UNFCCC जो है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। बट एक फैक्ट याद रखिए और आपका काम बन जाएगा। और रियो 92 में जो था वो CVD ये भी है साथ में। तो CVD जो है इसके अंदर क्या है, 3 चीज़ें थे, कार्टेजोना, नागोया प्रोटोकॉल और आईची टारगेट्स। तो ये 3 चीज़ें रखी गई हैं, और जो नागोया है वो जापान में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आप थोड़े से याद रखेंगे तो बहुत ही हेल्प मिलेगी। और वियना